बिहार के गर्म राजनीतिक बयानबाजी की तपिश दिल्ली तक महसूस की जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार जल्द ही गिर जाएगी और महागठबंधन की सरकार बनते ही वो संसद के द्वारा पास किए गए वक्फ कानून को कूड़े में फेंक देंगे। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी यादव अभी भी 50 साल पुरानी उस सोच में फंसे हैं जहां संविधान को कूड़े में फेंकने की बात होती थी। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी को संसद और न्यायपालिका का सम्मान करना नहीं आता। बीजेपी ने कहा कि वो लोग अब समाजवादी नहीं नवाजवादी हो गए हैं, यानी बिहार चुनाव को बीजेपी कहीं न कहीं इस बयान से ये साफ दिखता है कि वो हिंदू मुसलमान की तरफ मोड़ना चाहते हैं। बीजेपी का आरोप है कि महागठबंधन के दो परिवारवादी नेता हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी हैं और दूसरे आरजेडी के तेजस्वी यादव हैं। वो ना संसद का सम्मान करते हैं और ना ही न्यायपालिका का। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार में 2023 की जातीय गणना के अनुसार बिहार में मुसलमानों की संख्या 17.7% है, जिनमें की करीब 73% मुसलमान पसमानदा समाज से आते हैं। पसमानदा यानी कि वो समाज जो समाज से पिछड़ा हुआ है। नीतीश कुमार ने 2005 में जब सरकार संभाली थी, उसके बाद से पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की बड़ी कोशिश की थी। उन्हें अति पिछड़ा में शामिल किया गया था और उन्हें आरक्षण का लाभ भी दिया गया था। बीजेपी ने आज अपने दफ्तर में पसमानदा सम्मेलन का आयोजन किया था और इस सम्मेलन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने पसमानदा समाज की मुस्लिम महिलाओं और उनके समाज से आने लोगों को कहा कि किस तरीके से लगातार नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पसमानदा मुसलमानों के लिए काम कर रही है और जो लोग भी उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं उनके बारे में उन्हें बताया गया है। एक तरह से देखा जाए तो लगातार जो नीतीश कुमार का जो आधार वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की ये दूसरी कोशिश है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी में जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक था, कुर्मी वोट बैंक, उसके लिए कुर्मी चेतना रैली की थी। एनडीए गठबंधन के अंदर भी एक दूसरे के वोटों पर सेंध लगाने की पूरी कोशिश हो रही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में जल्द ही कई बड़े शहरों के महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। इनमें मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक जैसे शहर शामिल हैं। ऐसे में नेताओं और कार्यकर्ताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका लग रहा है उद्धव ठाकरे की पार्टी को, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पे शिंदे की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब तक उद्धव की पार्टी के कई पूर्व नगर सेवक शिंदे की पार्टी का दामन थाम चुके हैं। शिंदे चरणबद्ध तरीके से उद्धव की पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए हैं। पहले उद्धव की पार्टी के कई बड़े नेताओं को शिंदे ने अपने पार्टी में शामिल किया और अब जमीनी कार्यकर्ताओं को भी शिंदे अपने पार्टी में शामिल करने में लगे हुए हैं। महानगर पालिकाओं के चुनाव की पृष्ठभूमि को देखते हुए कवायद की जा रही है। पिछले 30 सालों से भी ज्यादा बीएमसी की सत्ता पर अविभाजित शिवसेना का कब्जा रहा है। यह पहली बार होगा कि बीएमसी के चुनावी मैदान में दो शिवसेना होंगी और मुंबई को उद्धव ठाकरे का गढ़ माना जाता है। ऐसे में शिंदे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बीएमसी की सत्ता से उद्धव ठाकरे को दूर रखा जाए। हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए थे। इनमें उद्धव ठाकरे की पार्टी का काफी निराशाजनक प्रदर्शन था। सत्ता परिवर्तन के दौरान उद्धव ठाकरे के कई बड़े नेता शिंदे के साथ चले गए थे और अब कार्यकर्ता भी शिंदे की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी चुनौती है बीएमसी की सत्ता में वापसी करना। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। क्या ठाकरे बंधुओं के दबाव में सरकार को 3 भाषा अनिवार्य करने का फैसला वापस लेना पड़ा है? सवाल इसलिए है क्योंकि शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस ने इस मामले को लेकर 5 जुलाई को एक विशाल मोर्चे का आयोजन किया था। खास बात यह है कि इस मोर्चे में दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आने वाले थे। सरकार ने पहले हिंदी कंपलसरी करने का जीआर निकाला था। सरकार ने जो जीआर निकाला था उसके मुताबिक 1 से 5वीं तक हिंदी कंपलसरी होगी महाराष्ट्र के स्कूलों में। इसके बाद विरोध को देखते हुए वो जीआर बदला गया और 3 भाषा अनिवार्य करने का जीआर निकाला गया, जिसमें हिंदी को वैकल्पिक भाषा के रूप में बताया गया। इसके बावजूद ठाकरे बंधु आंदोलन पर अड़े हुए थे, जिसके कारण सरकार को ये जीआर वापस लेना पड़ा। अब सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना 5 जुलाई को विजय जुलूस मना रही है, विजय जुलूस निकालने वाली है। तो क्या इसमें राज ठाकरे की पार्टी शामिल होगी? ये अभी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र के पनवेल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुर्खाधारी महिला ने अनाथालय के बाहर एक नवजात बच्चे को बास्केट में डालकर फुटपाथ पर छोड़कर चली गई। ये पूरा का पूरा मामला अनाथालय के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है।
पनवेल में टक्का गांव स्थित एक बालिका अनाथालय के बाहर देर रात एक रहस्यमयी महिला ने नवजात शिशु को एक बास्केट में रखकर छोड़ दिया। पूरी घटना अनाथालय के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बुर्का पहने एक महिला को रात करीब 2:30 बजे आते हुए और शिशु को फुटपाथ पर रखकर जाते हुए देखा गया। जानकारी के मुताबिक बास्केट में शिशु के साथ एक दूध की बोतल और अंग्रेजी में लिखी एक चिट्ठी भी पाई गई है। चिट्ठी के चलते अंदेशा लगाया जा रहा है कि बच्चा किसी पढ़े लिखे और संभवतः अच्छे आर्थिक स्थिति वाले परिवार से हो सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार बच्चा पूरी रात फुटपाथ पर रोता रहा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रयागराज की घटना में सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। दरअसल कल प्रयागराज में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को प्रयागराज सर्किट हाउस में रोके जाने पर बवाल बढ़ गया। नाराज कार्यकर्ताओं ने करछना क्षेत्र में जाम लगा दिया। यही नहीं, पुलिस से तीखी झड़प भी हुई है। पुलिस के कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई है। घटना में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। दरअसल चंद्रशेखर आजाद कौशाम्बी के लोहदा गाँव जाकर कथित दुष्कर्म पीड़ित बच्ची के परिजनों से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौके पर जाने से रोका गया, जिसके बाद आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता नाराज होकर प्रदर्शन करने लगे। वहीं इस पूरे मामले में प्रयागराज पुलिस का ये कहना है कि उग्र प्रदर्शन को लेकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। कई लोगों की गिरफ्तारी की भी गई है और वीडियो फुटेज के आधार पर बाकियों की तलाश भी की जा रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब सोनम का लैपटॉप और गहने भी शिलांग की पुलिस ने जब्त किए हैं। आपको बता दें कि बीते 3 दिन से शिलांग पुलिस एक बार फिर इंदौर पहुंची है और शिलोम जेम्स, जो कि ब्रोकर है, जिसके फ्लैट पर सोनम रुकी थी और जिसका एग्रीमेंट आरोपी विशाल के साथ हुआ था, वही ब्रोकर शिलोम जेम्स के परिवार वाले, पत्नी, बहन और साली से पूछताछ लगातार की गई है। इन जो पुलिस है वो शिलोंग पुलिस रतलाम भी पहुंची थी कल और जो शिलोंग के ससुराल में भी वहां पर छापा मारा था और वहां पर छानबीन करके एक बैग मिला जिसमें लैपटॉप और गहने भी बरामद होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि अब नया खुलासा इसमें ये हो सकता है कि सोनम का जो लैपटॉप है जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी, उस लैपटॉप में भी और भी खुलासे हो सकते हैं। कुछ ट्रांजैक्शन या फिर कौन कौन सी लोकेशंस है, कुछ और राज हैं, वो लैपटॉप खोलेगा। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। अहमदाबाद जूनागढ़ के बाद अब सूरत में अवैध अतिक्रमण पर चला सरकारी बुलडोजर। 100 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति पर हुई तोड़क कार्रवाई। सूरत में अवैध तरीके से कब्जे पर की गई करोड़ों की संपत्ति पर आखिरकार 60 साल बाद सरकार ने बुलडोजर चलाकर 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर तोड़क कार्रवाई की है, जिसमें एक पेट्रोल पंप, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट की ऑफिस भी थी। गुजरात में पिछले काफी समय से अवैध निर्माण पर बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है। सबसे पहले द्वारका में मेगा डिमोलिशन ड्राइव की गई और उसके बाद अहमदाबाद में चंडोला लेक में डिमोलिशन कर सबसे बड़ी कार्रवाई के तहत 8000 अवैध घरों सहित कुल 12500 अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया। तब से बुलडोजर अब तक थमा नहीं है। असामाजिक और आपराधिक तत्वों के खिलाफ चलाई जा रही सरकार की मुहिम के तहत कई अपराधों में लिप्त नजीर बोरा का 20,000 स्क्वायर फीट में बना जुबेदा हाउस पिछले ही महीने बुलडोजर ने निस्त नाबूद कर दिया था। अभी 3 दिन पहले ही जूनागढ़ के कारा रबारी की करोड़ों की मिल्कियत पर बुलडोजर चलाया गया। हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे 107 मामलों में वांछित कारा रबारी ने सरकार की करीबन 36,000 स्क्वायर फीट पर अवैध कब्जा करके आलीशान बंगला और फार्म हाउस बनाया था, जिसे डिमोलिशन ड्राइव में तोड़ दिया गया। कैमरा साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। ड्रोन कमांडो और फ्लाइंग असॉल्ट राइफल से अब बरसेंगी गोलियां। जी हां, भारत के रक्षा क्षेत्र में एक और क्रांतिकारी कदम। भारत सप्लाई एंड सपोर्ट ऑफ मिलिट्री मटेरियल्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज ने एक फ्लाइंग असॉल्ट राइफल ड्रोन सिस्टम तैयार किया है। यह तकनीक कम ऊंचाई पर उड़ने वाले फुर्तीले ड्रोन को असॉल्ट राइफल AK-203 से लैस करती है, जिसमें युद्ध क्षेत्र में सटीकता, स्पीड और मारक क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। यह ड्रोन प्लेटफॉर्म न केवल दुश्मन पर सटीक वार करेगा, बल्कि इसमें अत्यधिक गतिशीलता और घातक क्षमता भी होगी। यह सिस्टम भविष्य की ड्रोन वारफेयर को पूरी तरह से बदल सकता है। ड्रोन प्लेटफॉर्म में AK-203 असॉल्ट राइफल पूरी तरह से एकीकृत की गई है, जो 600 राउंड प्रति मिनट की रफ्तार से फायर कर सकती है। अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो 15 से 25 किलोमीटर तक इसका रेंज होगा। अगर इसकी पावर की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक मोटर से चलता है, जो बैटरी और सोलर सपोर्ट दोनों के विकल्प के साथ आता है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के साथ यह फ्लाइंग असॉल्ट राइफल ड्रोन सिस्टम आने वाले समय में भारतीय सेना की ताकत को एक नया आयाम देगा। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तीनों सेना लगातार अपने बेड़े में ताकत का इजाफा कर रही है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पवन मिश्रा, दिल्ली। जयपुर में एक शख्स ने पुलिस थाने के ठीक सामने आकर आत्मदाह करने की कोशिश की।
दरअसल सूद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें कि राजेश यादव ने पुलिस थाने के बाहर सुबह करीब 8:30 बजे आकर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिसके बाद वहां पर मौजूद पुलिस वाले और दूसरे लोगों ने उसे बचाते हुए SMS अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसे 55% जली हुई हालत में अब उसका इलाज चल रहा है। मजिस्ट्रेट की सहायता से उसके बयान लिए जा रहे हैं, मामले की पड़ताल की जा रही है और पूरे मामले पर पुलिस वालों का यह कहना है कि पूरा मामला सूद से जुड़ा हुआ है। उसने काफ़ी महंगे दाम पर अपने ही पार्टनर से काफ़ी कर्ज ले लिया था, उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया। उसने 28 तारीख को पुलिस स्टेशन में आकर शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में सामने वाले पक्ष को बुलाकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि पुलिस थाने के बाहर आकर आत्मदाह करने जैसे मामले पर पुलिस कितनी गंभीरता से कार्रवाई करती है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। लखनऊ में कपड़ा कारोबारी ने बेटी पत्नी संग की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा, कर्ज से परेशान हूँ। लखनऊ के थाना चौक के अशरफाबाद क्षेत्र में कपड़ा कारोबारी शोभित रस्तों की पत्नी सुचिता और बेटी ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। सुबह तीनों फ्लैट में बेहोशी हालत में मिले, मुंह से छांक निकल रहा था। घटना का पता उस वक्त चला जब हालत बिगड़ने पर बेटी ने ताऊ ताई को फोन करके घटना की जानकारी दी। इसके बाद ताऊ ने पुलिस को फोन करके सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, तीनों को ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को फ्लैट से सुसाइड नोट मिला है, टूटी हुई चूड़ियां मिली हैं। सुसाइड नोट में लिखा है, कर्ज से परेशान हैं, बैंक से लोन ले रखा था जिसे चुका नहीं पा रहे हैं और कर्ज और लोन बढ़ता जा रहा है। हमारे पास जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वहीं इस पूरे मामले पर डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव का कहना है कि मृतक के बड़े भाई ने फोन करके जानकारी दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और उसके बाद फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, साक्ष्य जुटाए। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए 100 भिजवा दिया गया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा पर इस समय हाई अलर्ट जारी किया गया है। जवानों से कहा गया है कि आप लोग एक्स्ट्रा अलर्ट रहिए, क्योंकि दुश्मन यानी पाकिस्तान ये कोशिश कर सकता है आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की। न्यूज़ 24 पहुंचा है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। आज हम हिस्सा बने हैं बीएसएफ जवानों की पेट्रोलिंग पार्टी का। ये बीएसएफ के वो बहादुर जवान है जो देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे हमारी सरहद की रक्षा करते हैं और यही वो जवान है जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमा सुरक्षित हैं। आप देखिए कि जवान जो है लगातार सरहद पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और अपनी निगाहें दुश्मन यानी पाकिस्तान की ओर गाड़े रखते हैं, क्योंकि कायर पाकिस्तान को पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि कैसे उसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबक सिखाया गया। कैमरामैन अनिल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा सेक्टर। आपको बता दें कि देश भर में छोटे सीमांत किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उनकी आर्थिक समृद्धि कैसे हो, इसको लेकर के सहकारिता मंत्रालय अपनी तमाम योजनाओं की आज समीक्षा कर रहा है। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सहकारिता विभागों के सचिव शामिल हैं। मंथन का बैठक प्राथमिक उद्देश्य प्रमुख पहलों को कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के प्रति अभिसरण को आगे बढ़ाना। सम्मेलन का मुख्य फोकस 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक ऋण समितियां पैक्स की स्थापना के साथ साथ डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों में सहकारी समितियों की स्थापना करना है। इन प्रयासों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सेवा वितरण को बढ़ावा और किसानों, मछुआरों और स्थानीय उद्यमों को सशक्त बनाना है। और सहकारिता मंत्रालय का ये 4था साल है, तो इस 4 साल की उपलब्धियों में और क्या क्या आगे करना है, इसको लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ प्रशांत, न्यूज़ 24, दिल्ली।